नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका सत्र 16 का तीसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, एक बात और कही जाती है, यदि आप में से कोई भी इस एक के ज्ञान को या इस एक के कानून को दूसरों से साझा करना चाहे अपनी भाषा में परिवर्तित करके, तो यह भी आपकी फ्री विल है। आप जैसा चाहें आप वैसा करने के लिए आज़ाद हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं अपनी सोच बताना चाहता हूँ कि क्यों यहाँ पर नकारात्मक झुकाव वाले यानी नेगेटिव झुकाव वाले ग्रह कम हैं, और पूछना चाहूँगा कि मेरी सोच सही है या नहीं। एक सकारात्मक झुकाव वाला समाज, या कह लीजिए पॉजिटिव सोच वाला समाज, जहाँ सब एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा सा पत्थर भी सबकी मदद से हिलाना आसान होता है। परंतु जहाँ समाज ऐसा है जिनका झुकाव खुद की सेवा करने की तरफ है, उनके लिए उस बड़े से पत्थर को सबकी सहायता से हिलाना, जिससे भी सभी का भला हो, ये काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए दूसरों की सेवा में चीज़ें आसान हो जाती हैं और नकारात्मक झुकाव वालों की तुलना में विकास तेज़ी से होता है। तो राह कहते हैं हाँ, यह सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डॉन ने कहा ना, डॉन ने कहा कि जहाँ पर पॉजिटिव सोच वाला समाज होगा ना, और सब एक दूसरे को प्रेम प्यार से आगे लेकर चलें, तो वहाँ पर ना बड़े बड़े काम आराम से हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर विभाजन होगा ना, जहाँ पर मतलब नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे जो जो जानना ही नहीं चाहते कि भाई अनंत रचयिता ने सब कुछ एक बना रखा है, तो वहाँ पर विभाजन आ जाता है। विभाजन के कारण आधे इधर निकल जाएंगे, आधे उधर निकल जाएंगे। तो इस वजह से वहाँ पर कितना भी बड़ा काम हो या कितना छोटा भी काम हो, उसको करने में दिक्कत आती आती है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी ग्रह के महासंघ को कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है? तो रा कहते हैं, सेवा करने की इच्छा की शुरुआत प्रेम या समझदारी की घनत्वता यानी कि चौथी घनत्वता से होती है, और यह उनके समूह का अत्यधिक तीव्र लक्ष्य होता है, यानी कि उनमें सेवा की भावना काफ़ी तीव्र होती है। इस प्रकार उन ग्रहों के कुछ प्रतिशत लोग और लगभग 4% वो लोग जिनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते हैं, वे आपके समय के काफ़ी पहले से एक ही चीज़ की तलाश करते हैं, और वह है दूसरों की सेवा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चौथी घनत्वता में जाने के बाद जब प्रेम और समझदारी आ जाती है ना एक व्यक्ति के अंदर, एक इंसान के अंदर, यानी जब वो सतयुग में पहुंच जाता है, तब उनका भी अंदर से दूसरों की सेवा की भावना करने की जो इच्छा होती है ना, वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वो दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है ना, प्रेम का ज्ञान, कि सब कुछ प्रेम से रचा कैसे। तो उनको इस रचना की चिंता रहती है, चिंता कह लो, या इस रचना से प्रेम होता है। तो उस रचना को बचाने के लिए या उसके अंदर जो सेवा जिस जिसको चाहिए उसको देने के लिए इस तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे उन्होंने कहा 4% वो लोग जिनकी पहचान हम आपको नहीं बता सकते। तो दोस्तों, वो तो हमें भी नहीं पता कौन है वो 4%। हो सकता है दूसरे ग्रहों के हों, हो सकता है कहीं और के हों, हो सकता है हमारी धरती के नीचे हों, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आगे राह कहते हैं, जैसे ही वे दूसरे लोग या दूसरे ग्रह के लोगों की समझदारी के बीच प्रवेश करते हैं, उनके बीच एक रिश्ता सा बन जाता है, और इस तरह वे दूसरों की सेवा का विचार उनसे साझा करते हैं और सेवा के लक्ष्य में एक साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ने स्वेच्छा से एक समूह का गठन किया है और उनके डाटा को एक ऐसी जगह रखा है जिसे आप केंद्रीय विचार परिसर यानी सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया जिसके तहत हर इकाई अपनी सेवा का कार्य करती थी तथा अपनी सेवा को बढ़ाने के लिए आवश्यक किसी भी अन्य समझ को भुला भी सकती थी। इसी कारण महासंघ के लोगों का गठन हुआ तथा उनके काम करने के तरीके बने। तो दोस्तों, ये होता क्या है कि जैसे ही आप चौथी घनत्वता में पहुंचोगे ना, आप अलग अलग ग्रह के लोगों से मिलोगे। अब इतना ज्ञान आ जाता है, इतना ज्ञान आ जाता है, किसी ने कुछ सीखा है, किसी ने कुछ सीखा है, किसी के ग्रह पे कैसा हुआ, किसी के ग्रह पे कैसा हुआ। तो इतने ज़्यादा अनुभव लोगों के सामने आ जाते हैं ना, सीखने की इच्छा बढ़ जाती है।
और हर व्यक्ति ना अपनी स्व इच्छा से ये कोशिश करता है कि यार मैं भी सीखूं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं। इसलिए वहाँ पर समय भी लंबा हो जाता है। अभी राह आगे बताएंगे, वहाँ पे समय लंबा हो जाता है। और यहाँ पर राह ने एक चीज़ और कही कि सब अपनी स्व इच्छा से एक गठन करते हैं अपने अपने समूह का सब। और उन्होंने कहा एक डाटा, मतलब जो भी उन्होंने ब्रह्मांड में पहले से जो भी चलता हुआ आया होता है ना, या आगे भी जो चल रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह, जिसे बोलते हैं सेंट्रल थॉट कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर रख दी होती है। तो जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था आक्षिक रिकॉर्ड के बारे में, अब ये आक्षिक रिकॉर्ड से भी कोई शायद बड़े लेवल की चीज़ होगी कि भाई कोई सेंट्रल डेटा सेंटर है जहाँ पे सब ने अपनी अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, और जिस जिसको जैसे जैसे सेवा करनी है और जिस जिसकी सेवा करनी है, या मान लो किसी ग्रह पे किसी को सेवा की ज़रूरत है, तो वहाँ से उसका तरीका निकाला कि हाँ इस सेवा को करने का तरीका ये है, वहाँ से निकाला और आगे निकल गए उनकी सेवा करने के लिए उस तरीके का इस्तेमाल करके। इसीलिए इस महासंघ का गठन हुआ। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, इस आकाशगंगा में इतनी बड़ी संख्या में ग्रह हैं, मैं सोच रहा हूँ आपने कहा है लगभग 500 ग्रह ऐसे हैं जो कि महासंघ के हैं। यह मुझे पूरे चौथी और पांचवी घनत्वता का ग्रह जो हमारे आसपास है उसका काफ़ी छोटा या कम प्रतिशत लग रहा है। क्या इसका कोई कारण है कि महासंघ में इतने थोड़े प्रतिशत ग्रह ही शामिल हैं? तो राह कहते हैं ऐसे कई सारे परिसंघ हैं, हमारा महासंघ तो केवल आपके आसपास के 7 आकाशगंगा के ग्रहों में ही कार्य करता है, और हम इन्हीं आकाशगंगा के सारी घनत्वता से जो पुकार होती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप आकाशगंगा शब्द को परिभाषित यानी डिफाइन कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल अभी आपने किया है? तो राह कहते हैं हम इस शब्द का इस्तेमाल उसी संदर्भ में करते हैं जैसे कि आप तारों की व्यवस्था या स्टार सिस्टम के लिए करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दो कन्फ्यूजन हो गई थी। कन्फ्यूजन ये हो गई है कि भाई यहाँ पे आप आकाशगंगा किसको कह रहे हो? जैसे हमारी मिल्की वे है उसको कह रहे हो आप आकाशगंगा, या हमारे सौर मंडल को आप आकाशगंगा कह रहे हो? तो डॉन आगे कहते हैं मैं थोड़ा उलझ गया हूँ कि कुल मिलाकर कितने ग्रह हैं, आप अंदाजन बताइए जिन्हें आपकी महासंघ सेवा प्रदान करती है। तो राह कहते हैं मैं आपकी उलझन को देख सकता हूँ, हमें आपकी भाषा में बताने में कठिनाई होती है। आकाशगंगा शब्द को हमें तोड़ना होगा। हम इस आकाशगंगा शब्द को उसी नाम से बोलते हैं जैसे कि आपके स्थानीय लोग बोलते हैं। इस प्रकार सूरज को हम आकाशगंगा का केंद्र कहते हैं। हम देख रहे हैं कि आपके हिसाब से इस शब्द का अलग मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, एक सौर मंडल यानी एक सूरज, उसके आसपास जितने भी ग्रह लगे हुए हैं ना, उसको एक आकाशगंगा माना जाएगा। तो राह यहाँ कह रहे हैं ऐसे 5 सौर मंडल होंगे ना, उनके लिए 500 ग्रह काम करते हैं। तो आप सोच लो हर 5 सौर मंडल के लिए 500 ग्रह, ये बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। हाँ, हमें जो विज्ञान पढ़ाया गया है वहाँ इस आकाशगंगा शब्द का अर्थ स्पाइरल तारों की प्रणाली यानी स्पाइरल स्टार सिस्टम है, जहाँ लाखों लाखों तारे होते हैं। यही उलझन हमें पहले के संवाद में भी हुआ था। मुझे खुशी है कि यह उलझन सुलझ गई। अभी जैसे कि हमने बताया कि हमारी समझ में आकाशगंगा शब्द का अर्थ है कुंडलीदार तारों की प्रणाली जिसमें लाखों लाखों तारे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा को छोड़कर अन्य आकाशगंगा में किस तरह विकास का क्रम या इवोल्यूशन चल रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर कुंडलीदार तारों की प्रणाली का मतलब हो गया जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा जिसे हम आसमान में देखते हैं ना, जो पूरा स्पाइरल आर्म दिखता है, उसको ये कह रहे हैं कि हाँ ये आकाशगंगा है। जिसकी हमने फोटो भी दिखाई थी ना, उसको आकाशगंगा बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में। बट यहाँ पर क्या कहते हैं, राह ने कहा है कि हमारे हिसाब से एक एक सौर मंडल एक आकाशगंगा है, और ऐसे 5 के लिए हम 500 ग्रह होते हैं। तो राह कहते हैं आगे इसमें, हम जीवन की अनंत क्षमता के बारे में जागरूक हैं, आप इस अनुमान में सही हैं। तो राह कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि तुम बाकी जगहों के बारे में भी जानना चाहते हो और आप इस अनुमान में सही हो। तो डॉन कहते हैं क्या आप हमें बता सकते हैं कि अन्य आकाशगंगा में जीवन का विकास हमारी आकाशगंगा के समान है क्या? तो राह कहते हैं यह विकास करीब करीब एक तरह की ही है जो कि एक समान रूप से शुरू से अंत तक गमन करती है यानी चलती है और अनंत तक पहुंचती है। हर आकाशगंगा की प्रणाली में उनका जो स्वतंत्र चुनाव होता है उसके कारण एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक सोलर सिस्टम में से दूसरे सोलर सिस्टम में यानी एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल में कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा।
जैसे हमारे यहाँ की सभ्यताएं चल रही है वहाँ की भी लगभग एक जैसी ही होंगी। हो सकता है देखने में अलग हों, लेकिन चेतना सबकी सेम होने की वजह से तरीके ऑलमोस्ट सबके एक जैसे ही होते हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। तो फिर एक का कानून सही मायने में व्यापक यूनिवर्सल है, जो कि सारी आकाशगंगा में 8वीं घनत्वता या फिर अष्टक तक विकास में मदद करता है। तो रा कहते हैं हाँ यह सही है, वहाँ अनंत रूप है, अनंत समझदारी है, परंतु विकास का मार्ग सिर्फ एक ही है, यानी एक का कानून। निकलते सारे इसी कानून से ही हैं, इस्तेमाल सारे इसी को कर रहे होते हैं, जाने अनजाने। मतलब या तो कोई इसके विपरीत कर रहा होगा या कोई इसके रास्ते पे चल रहा होगा, यही है बस। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में जाने के लिए एक के कानून की समझदारी की आवश्यकता नहीं है, क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह बिल्कुल आवश्यक है कि एक इकाई सचेत रूप से, मतलब एक व्यक्ति सचेत रूप से यह समझे कि कटाई योग्य होने के लिए उसे समझदारी की आवश्यकता नहीं है। समझदारी इस घनत्वता की नहीं है, यानी कि यह समझदारी की घनत्वता नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे राने क्लियर किया है, देखो अगर आपको अपनी कटाई करानी है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास समझदारी हो, मतलब आप जानबूझ के जानते हो। अगर आप धीरे धीरे, हालांकि एक के ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो स्पीड तेज हो जाती है, बस यही होता है, तरीके पता चल जाते हैं कि हाँ अगर मुझे अपनी कटाई करवानी है, अगर मुझे सतयुग में जाना है तो कैसे तेजी से निकलें। तो इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि भाई किसकी कटाई होगी किसकी नहीं होगी, कोई जाने अनजाने अपनी करवा लेगा, कोई जानबूझ के करवा लेगा, यही है बस। तो डॉन कहते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं यह कहना चाहता था कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि तीसरी से चौथी घनत्वता में जाने के लिए वह सचेत रूप से एक के कानून के प्रति जागरूक हो। तो रा कहते हैं हाँ यह तुम्हारा कहना सही है। तो डॉन ने भी दोस्तों यहाँ पर दोबारा एक ही चीज़ बोली कि ये ज़रूरी नहीं है सतयुग में जाने के लिए आपको पूरे एक के ज्ञान का सारा कुछ ही पता हो, कोई जाने अनजाने पहुँचेगा, कोई जानबूझकर पहुँचेगा, यही हो सकता है बस। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। अच्छा तो फिर किस घनत्वता में किसी भी इकाई को सचेत रूप से एक के कानून के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है? तो रा कहते हैं 5वीं घनत्वता की कटाई ही वह कंपनता है जो सचेत रूप से एक के कानून को सम्मान कर्तव्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यह जिम्मेदारी सम्मान की ही कंपनता की नींव है। तो दोस्तों यहाँ पर रा कह रहे हैं कि 5वीं घनत्वता में जब कोई पहुंच जाता है, पहले यहां से निकलेगा, पहले प्रेम का ज्ञान लेगा पूरा, फिर प्रेम का ज्ञान लेके फिर रोशनी का ज्ञान लेगा पूरा कि भाई रोशनी से सारी रचना होती कैसे है और रोशनी ये काम करती है तो किस तरीके से काम करती है, क्योंकि अलग अलग कंपनताओं का आपको हिसाब लगाना होता है कि ये सामने वाली चीज़ अगर चलती फिरती है या कोई व्यक्ति है, क्या है इसकी कंपनता, क्या है इस वक्त, अगर मुझे इससे बात करनी है तो इसकी कंपनता से अपनी सोच को मैच करना पड़ेगा। अगर सोच मैच कर गई तो मैं इससे बात भी कर सकता हूँ, इससे जैसे चाहे अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ। इसलिए उस घनत्वता में जाके जब आपको ये ज्ञान हो जाता है ना कि हाँ अब हो गया रोशनी का ज्ञान, तब जो भी व्यक्ति उसके अंदर होगा ना वो इसको सम्मान और कर्तव्य की तरह लेता है कि हाँ अब मैं करूँगा रचयिता का काम अच्छे तरीके से। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमें इस सम्मान जिम्मेदारी के अवधारणा के बारे में और बता सकते हैं? तो रा कहते हैं हर जिम्मेदारी एक सम्मान है और हर सम्मान एक जिम्मेदारी है। दोस्तों कितना सुंदर बोला है कि हर जिम्मेदारी एक सम्मान है और हर सम्मान एक जिम्मेदारी है। मतलब जिम्मेदारी है तो उसको अपना सम्मान समझो, और अगर सम्मान समझ रहे हो तो फिर उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। तो आगे का सवाल डॉन करते हैं। मैं बल्कि एक संदिग्ध क्वेश्चनेबल सवाल पूछना चाहता हूं जो कि शायद मैं इस पुस्तक में ना रखूं। मैं सोच रहा था कि यह जो पशुओं के अंग भंग म्यूटिलेशन की घटना पूरे देश में हो रही है उसके बारे में आप समझा सकते हैं क्या? तो दोस्तों उस ज़माने में क्या ये हो कई जगहों पर हुई थी, आपको अगर देखना हो तो ऐसी म्यूटिलेशंस की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि जानवरों के पार्ट काट लिए, किसी का कुछ काट लिया, कहीं गाय का मुंह काट दिया, किसी का कुछ कर दिया, इस तरीके की बहुत घटनाएं हुई थी। इसके लिए आपको बहुत जितने चाहो उतने वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो हमने भी थोड़ा बहुत देखा था, पर उसके बाद फिर हमने कहा आगे ही निकलते हैं, इसके अंदर घुसने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई देखना चाहे, इसके ऊपर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र इच्छा है आपकी। तो रा कहते हैं इस अंग भंग की घटना का बड़ा हिस्सा उन दूसरी घनत्वता के प्राणियों द्वारा होता है जो कि मांस खाते हैं। इस अंग भंग की घटना का कुछ हिस्सा उनके द्वारा होता है जिसे आप बहुआयामी प्रकार मल्टी डायमेंशनल के कहते हो, जो कि विचार के रूप थॉट फॉर्म होते हैं,
और इन विभिन्न भागों का इस्तेमाल करके तीसरी घनत्वता के जीवन में आने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उनकी बात हो रही है मल्टी डायमेंशनल की, जो कि मरने के बाद किसी तरीके से भूत वूत बन गए, अब उन्हें वापस आना चाह रहे हैं वो इंसान की उसमें प्रजाति में, बट वो आ नहीं पा रहे क्योंकि बीच में फंस गए। यहाँ पे वो कह रहे हैं ना थॉट फॉर्म है, विचार का रूप है, अब वो बस विचार का रूप ही बन के रह गए हैं। आना चाहते हैं इंसान की उसमें लेकिन आ नहीं पा रहे, कर्मी ऐसे करती है, फंस गए बीच में। तो इस वजह से ये कुछ म्यूटिलेशंस उन लोगों ने भी की हुई है, मतलब भूतों ने भी की हुई है इस तरीके की। और कुछ है, अगर आप इसके ऊपर और जानना चाहते हो तो जैसा कि हमने बताया इन सब टॉपिक्स के ऊपर डॉक्टर स्टीवन ग्रियर ने काफ़ी अच्छी रिसर्च की है। उनकी जो वो हैं क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, हमने भी वहीं से अपनी जानकारियाँ प्राप्त की थी। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, ये विचार के रूप कहाँ से आते हैं? तो रा कहते हैं यह सवाल अस्पष्ट है, फिर भी हम इसके जवाब को देने की कोशिश करते हैं। पहला, वे रचयिता से आते हैं। दूसरा, वे वहां से आते हैं जिसे आप लोअर एस्ट्रल कहते हैं, कुछ इनर प्लेन की सोच है। तीसरा, वे हैं जो इस धरती के नीचे पाताल में रहते हैं। तो दोस्तों धरती के नीचे से भी निकल के आ जाते हैं। लोअर एस्ट्रल प्लेन वो होते हैं कि और नीचे की तरफ फंस गए, मतलब वही भूत पिशाचों वाली उसके अंदर फंस गए, कुछ वहां से आते हैं। और कुछ इनर प्लेन में होते हैं। इनर प्लेन यानी जो हमारी ही इसी घनत्वता के अंदर ही, मतलब वही एक तरीके से भूत पिशाचों वाली ही है ये इनर प्लेन भी। हालांकि इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी भूत पिशाचों वाली है, इसमें भूत पिशाच भी होते हैं, इसके अंदर आपके अच्छे बीइंग भी होते हैं जिनकी हीलिंग भी चल रही होती है, ऐसे भी होते हैं। क्योंकि ये भूत पिशाच वाले तो वहाँ पर भी जाके अटक ही जाते हैं, इनकी हीलिंग भी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या इनका कोई खास रूप होता है? तो रा कहते हैं यह इकाइयाँ किसी भी विचार रूप में ढल जाती हैं जिसका संबंध डर या आतंक से होता है। तो वही वाली बात है दोस्तों, भूत तो कुछ भी शक्ल बना सकता है, कभी हंसने लग जाएगा, कभी रोने लग जाएगा, कभी कुछ करने लग जाएगा, कंफ्यूज सा करता रहता है। और जिसको अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का ज्ञान है वो तो उसे भी यूँ ही कहेगा, चल यार तू हाथ पकड़, तेरे को भी लेके हम वहीं चलते हैं, तेरी भी जिंदगी में, तेरी जीवन में है दुख बड़े, तू भी चल हमारे साथ। तो उसको भी प्रेम और रोशनी में अगर आप कहोगे ना, हम तेरे को अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में भेजते हैं, जा, तो वो भी बेचारा अपनी ज़िंदगी जी सके तो जी ले, बाकी तो उसकी इच्छा है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या यह विचार रूप सिर्फ पशुओं पर आक्रमण करते हैं या तीसरी घनत्वता के लोगों पर भी करते हैं? तो रा कहते हैं यह विचार रूप तीसरी घनत्वता के लोगों पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इंसानों के ऊपर तो नहीं कर सकते। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह जो चांदी की कण फ्लेक्स जो कभी हमारे चेहरे पर या कहीं कहीं मिलते हैं वह क्या होते हैं? तो रा कहते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वह उस व्यक्ति के लिए भौतिक रूप से चेतना संबंधी किसी विशेष प्रकार की वस्तु में रुचि रखने वाला दिशा सूचक है, यानी कि वह उस व्यक्ति के लिए किसी तरह का इशारा होता है। यह और कुछ नहीं, बस चेतना संबंधी प्रकृति, सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो दोस्तों ये सिल्वर फ्लेक्स की यहाँ पर बात हो रही है। होता क्या है कि जब आप अध्यात्म के रास्ते पर थोड़ा आगे निकलने लग जाते हो ना, और आप अनंत रचयिता के रास्ते पर ये काम करने लग जाते हो, तो ना आपका जैसे जैसे आपका चेतना का स्तर बढ़ता रहेगा ना, यानी आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल, अवेयरनेस, जानकारी बढ़ती रहेगी, तो ना आपके चेहरे पर कभी कभी ऐसा होगा, आप ध्यान अवस्था में हो लेकिन आपके, या आप लेटे हुए हो कुछ भी, आपके चेहरे पर ना ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सिल्वर का, जैसे बच्चे वो स्प्रिंकल नहीं कर देते, स्पार्कल्स से खेलते हैं, फिर उस तरीके के आपके चेहरे पे आने शुरू हो जाएंगे, या बॉडी में कहीं कहीं आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये बताने के लिए होता है कि हाँ तुम सही रास्ते पर हो, तुम सही दिशा में चल रहे हो। तो वो एक इशारा होता है अनंत रचयिता की तरफ से कि बेटा तू सही कर रहा है जो कर रहा है, या बेटे तुम सही कर रहे हो तुम जो कर रहे हो। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यह चांदी के कण कौन बनाते हैं, क्या वे असली हैं? तो रा कहते हैं यदि हो सके तो कल्पना कीजिए, सीखना सिखाना जब अपनी एक क्षमता तक पहुंच जाता है तो किसी एक बिंदु पर उन्हें उनके सीखने सिखाने की उपयुक्तता यानी अप्रोप्रिएटनेस या महत्वता, इंपॉर्टेंस का संकेत मिलता है। यह इकाई या वह इकाई स्वयं इनर प्लेन्स की सहायता से जो भी संकेत उनके लिए उन सबसे अधिक समझने या ध्यान देने योग्य है बनाता है, यानी कि वह इकाई या वह व्यक्ति इनर प्लेन्स के लोगों की मदद से इसे बनाती है। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है पता है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जब वो ध्यान अवस्था में है तो ये जो इनर प्लेन्स के रचयिता की दिशा वाले जो लोग हैं वो ये देख रहे होते हैं कि हाँ अब ये सीख भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं, तो उनको ये बताने के लिए कि हाँ तुम सही दिशा में चल रहे हो।
तो जब वो ध्यान अवस्था में बैठेंगे ना, तो उनके आसपास एकदम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी ये चीज़। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम खुद इसे बनाते हैं। तो रा कहते हैं, वह व्यक्ति सचेत रूप से इसे नहीं करता है। जब इनके दिमाग की जड़, रूट ऑफ द माइंड की समझदारी का संपर्क अनंत बुद्धिमानिता से अनजाने में हो जाता है, तब यह बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा ये कह रहे हैं कि ध्यान अवस्था में जाते जाते और इस काम को करते करते जब उनकी सोच अनंत रचयिता की सोच से मिल जाती है ना, तो ये अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। मतलब इसी हवा से चीज़ें बनानी शुरू कर देते हैं वो लोग, या कह लो इसी हवा में से वो सिल्वर के फ्लेक्स निकल के आ जाते हैं। इनकी बॉडी पे कहीं 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 ऐसे मिलेंगे। दोस्तों इस सत्र को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता की प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे दोस्तों, आद ने वसु। धन्यवाद।